जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज जो लाइव चर्चा का विषय है, विज्ञान का विरोध क्यों। इसका संबंध कल के व्याख्यान से भी है कि कल के व्याख्यान में हमने अस्तित्ववादी दार्शनिकों के बारे में, उनके विचारों के बारे में समझने का प्रयास किया। तो समकालीन अस्तित्ववादी जो दार्शनिक हुए, समसामयिक, कंटेम्प्ररी जो अस्तित्ववादी बहुत सारे दार्शनिक हुए, उन्होंने रिलीजन का विरोध किया, गॉड का विरोध किया, क्योंकि मानसिक रूप से लोगों को गुलाम बनाया जाता है और उनको शोषण के लिए तैयार किया जाता है ताकि उनका शोषण हो सके। और उनके ऊपर जो होने वाला शोषण है वह गॉड की इच्छा समझकर या उसकी आज्ञा समझकर उस अत्याचार को सहन करें, उस अत्याचार को वो सहन करते रहें, ये मानकर कि ये गॉड की इच्छा है। ऐसा नहीं कि हमारे देश में ऐसा नहीं होता, यहां भी कई बार कई जगहों पर ऐसा देखने को प्राप्त होता है। लेकिन रिलीजन को एज ए पॉलिटिकल टूल यूज किया जाता है, किया जाता रहा है। तो इसी कारण से रिलीजन का विरोध किया इन दार्शनिकों ने। लेकिन साथ ही साथ इन दार्शनिकों ने विज्ञान का भी विरोध किया। प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइंस, अर्थात विज्ञान, अर्थात साइंस, जो मॉडर्न साइंस है, उसके विरोध में भी ये लोग उतर गए। क्यों उतर गए, इसके पीछे क्या कारण था? किसी ने मुझसे ये प्रश्न पूछा कि सारी बात समझ में आती है, लेकिन विज्ञान का विरोध करने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि जो आधुनिक मानसिकता के लोग थे, मॉडर्न थिंकिंग के लोग थे, वो कभी भी विज्ञान का विरोध नहीं किया करते थे। वह विज्ञान को हमेशा सही साबित किया करते थे। लेकिन एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर्स ने, विचारकों ने विज्ञान का विरोध किया, साइंस का भी विरोध किया, और जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रही थी उसका भी विरोध किया। इसके पीछे कारण क्या था? क्यों विज्ञान का विरोध, क्यों? तो कंटेम्प्ररी फिलॉसफी या जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है, जो अस्तित्ववाद है, वह विकसित होता है विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध होता है, उसके बाद से ही इसकी चर्चा शुरू हो जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और अधिक इसकी चर्चा होने लग जाती है और इनके दार्शनिकों को लोग पढ़ना और सुनना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि फ्रेडरिक नीत्शे, जब उसने अपनी फिलॉसफी के ऊपर बुक्स लिखी, किताबें लिखी, क्योंकि उस जमाने में वही सबसे बड़ा माध्यम था, किताबों का लिखना, अपनी बात को पहुंचाने तक समाज के लिए। तो कहते थे लोगों ने उसका उपहास किया, मजाक उड़ाया और उसकी किताबों को किसी ने पढ़ा नहीं। लेकिन जो न्यू जनरेशन आया, नई पीढ़ी आई, उन्होंने फ्रेडरिक नीत्शे की किताबें पढ़नी शुरू की और सबसे पढ़ा जाने वाला दार्शनिक वो बन गया। अपनी मृत्यु के बाद सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला दार्शनिक बन गया फ्रेडरिक नीत्शे, जिसने कहा कि गॉड इज डेड एंड वी हैव किल्ड द गॉड। तो इस प्रकार से ऐसा क्यों हुआ? लेकिन इन लोगों ने विज्ञान का भी विरोध किया, साइंस के अगेंस्ट में भी इन्होंने बातें की। ऐसा क्यों था? कारण क्या था? क्योंकि अस्तित्ववादी विचारधारा या अस्तित्ववाद का दर्शन
यह विकसित होता है विश्व युद्ध के बाद, और विश्व युद्ध बहुत ही भयानक हुआ। अमेरिका ने 2 एटम बम गिरा दिए जापान पर, हिरोशिमा नागासाकी पर। बहुत भयंकर नरसंहार हुआ जर्मनी में, रशिया में, इंग्लैंड में, फ्रांस में। जिनको इस विश्व युद्ध से कोई लेना देना नहीं है वो भी बेकार में मारे गए, उनकी भी मृत्यु हो गई, बहुत भारी संख्या में मृत्यु हुई। ये इतना बड़ा नुकसान क्यों हुआ? पहले भी युद्ध हुआ करते थे, लड़ाइयां होती थी, लेकिन इतना भयानक नुकसान नहीं होता था। तो इन दार्शनिकों ने कहा कि इतना जो भयानक नुकसान हुआ वह साइंटिफिक डेवलपमेंट के कारण है, टेक्निकल डेवलपमेंट के कारण है, टेक्नोलॉजी के कारण है। और युद्ध से संबंधित बहुत सारे आविष्कार हुए, बंदूकों का आविष्कार हुआ, तोपों का आविष्कार हुआ, बम बनाए गए, एटम बम तक बना लिए गए। तो बहुत भयानक भयानक हथियार बनाए गए, बम बनाए गए, मिसाइलें बनाई गई, फाइटर प्लेन्स बनाए गए जो कहीं भी उड़ते हुए जाएं और बम बरसा के आगे निकल जाएं। इन सभी तकनीकों का प्रयोग विश्व युद्ध में किया गया। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में इन सभी तकनीकों का प्रयोग किया गया। और यह तकनीक, ये जो टेक्नोलॉजी थी, कैसे डेवलप हो रही थी? ड्यू टू साइंटिफिक डेवलपमेंट, वैज्ञानिक डेवलपमेंट के कारण। तो इन दार्शनिकों का मानना था कि विज्ञान ने जो विकास किया वो अनियंत्रित विकास है, क्योंकि यदि मानव का विकास ना हो, मानवीय चेतना का विकास ना हो, तो विज्ञान का विकास कोई लाभ देने वाला नहीं है। उल्टा यह मनुष्य समाज को बहुत भारी नुकसान पहुंचाने वाला है। और जो अस्तित्ववादी दर्शन है, जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलॉसफी है, यह ह्यूमन सेंट्रिक है, अर्थात मानव केंद्रित है। यह मानव के उत्थान और मानव के विकास की बात करती है। पाश्चात्य दर्शन के ज्यादातर जो दर्शन हैं वो गैर व्यवहारिक हैं, वो प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन अस्तित्ववाद पूरी तरह से प्रैक्टिकल बातें करता है और मनुष्य के विकास की बात करता है। यद्यपि भारतीय दर्शन भी प्रैक्टिकल हैं, ह्यूमन सेंट्रिक हैं और मनुष्य के विकास की बात करते हैं और बहुत ही सिस्टमैटिक वे में बात करते हैं। हाँ, अस्तित्ववादी दर्शन की विचारधारा बहुत सिस्टमैटिक तो नहीं है, एक सिस्टमैटिक फिलॉसफी नहीं है ये, लेकिन फिर भी यह एक ऐसी विचारधारा है जिस पर चिंतन करना आवश्यक है। तो इन वैज्ञानिकों ने, इन दार्शनिकों ने, क्षमा करें, इन दार्शनिकों ने, जो अस्तित्ववादी दार्शनिक थे, एग्जिस्टेंशियलिस्ट थे, इन सभी ने विज्ञान का विरोध किया। कहा कि जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है उससे मानव का विकास ना हो रहा है और ना कभी हो पाएगा। इसलिए जो मानवीय समस्या है, मनुष्य के मन में जो हिंसा, द्वेष, ईर्ष्या और बहुत तरह के विकार और बहुत तरह की समस्याएं जो भरी हुई हैं मनुष्य के मन में, मानव के मन में, उनका तो कोई समाधान इससे निकल नहीं रहा है। उनका तो समाधान इससे कुछ निकल नहीं रहा है, अर्थात मानवता आगे नहीं बढ़ रही है। बहुत सारे साइंटिफिक डेवलपमेंट होने के बाद भी ठीक है, लोगों के जीवन में सुविधाएं आ रही हैं, लोग सुविधा पर हो जा रहे हैं, लेकिन उनकी मन, बुद्धि, चेतना का कोई विकास नहीं हो रहा है, किसी प्रकार की डेवलपमेंट नहीं हो रही। इसलिए मानवीय विकास ही नहीं हो पाएगा, मानवीय चेतना का ही विकास नहीं हो पाएगा, तो लाभ क्या? तो हमें यह थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि विज्ञान का विकास हो रहा है, लेकिन फिर भी मानव का विकास रुका हुआ है। मानव का विकास मान्य कब है? जब मनुष्य एक दूसरे को गुलाम बनाने की कोशिश बंद कर दे। यहां तक कि अस्तित्ववादी दार्शनिकों ने विज्ञान को स्लेवरी का टूल समझा।
जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि रिलीजन इज द टूल टू रूल पीपुल और टू एनस्लेव पीपुल, रिलीजन इज ए टूल टू एनस्लेव पीपुल, वैसे ही उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ए टूल टू एनस्लेव पीपुल। यह जो टेक्निकल डेवलपमेंट हो रहा है, यह जो साइंस की डेवलपमेंट हो रही है, जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, यह भी कहीं ना कहीं अमीर और राजनेताओं का ही एक टूल है दूसरे लोगों को गुलाम बनाने का। यहां तक उन्होंने ये बात कही कि टेक्नोलॉजी का जो यूज है, जो साइंस का जो डेवलपमेंट है, वो कुछ नहीं कर रहा है, बल्कि सुविधाएं तो दे रहा है, लेकिन मनुष्य का विकास इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। मनुष्य का विकास तब खत्म होगा जब स्लेवरी खत्म होगी, जब गुलामी खत्म होगी। मनुष्य का विकास तब होगा जब उसका ज्ञान बढ़ेगा, उसका अनुभव बढ़ेगा। मनुष्य का विकास तब होगा जब वो कर्मवान बनेगा, कर्म करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा, रिस्क लेने के लिए तत्पर रहेगा। अगर उसे जीवन का सारा अनुभव चाहिए तो उसे रिस्क तो लेना पड़ेगा लाइफ में। इन लोगों ने विज्ञान का भी विरोध करना शुरू किया कि जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है उससे किसी प्रकार का मानव विकास हमें दिखाई नहीं देता है। उल्टा ये राजनेताओं ने, ये पॉलिटिकल लोगों ने पूरी दुनिया को नरक बना के रखा हुआ है। जो पूरी दुनिया पर राज करने की महत्वाकांक्षा से ग्रसित हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को नरक बना के रखा हुआ है। इसलिए यह सफल होता हुआ दिखाई नहीं देता। मनुष्यों के लिए यह विज्ञान का विकास, साइंस और टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है, इसमें मानवीय चेतना का कोई विकास नहीं हो रहा है। ऐसा उन दार्शनिकों ने माना और इसीलिए उन्होंने साइंस का प्रोटेस्ट किया, टेक्निकल डेवलपमेंट का प्रोटेस्ट किया। ठीक, क्योंकि उनका मानना था कि मनुष्य का विकास होना चाहिए, और मनुष्य का विकास तभी होगा जब मनुष्य कर्म करेगा। भारतीय दर्शन के अनुसार मनुष्य का विकास तभी होगा, मानवीय चेतना तभी विकसित होगी जब मानव योग करेगा, योग मार्ग पर चलेगा, योग मार्ग पर बना रहेगा, तब जाकर मानवीय विकास संभव है, मानवीय चेतना का विकास संभव है। अन्यथा वैज्ञानिक उससे विकास नहीं होने वाला। इसीलिए एक महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने कहा कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। अगर धर्म का कोई वैज्ञानिक पक्ष ना हो, वैज्ञानिक पक्ष कहने का मतलब उसका कोई प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ना हो, फिलॉसफी का अगर कोई प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ना हो, क्योंकि पाश्चात्य दर्शन की यही कमी थी कि उनके दार्शनिकों के विचारों में एब्सोल्यूट आइडिया, थ्योरी ऑफ मोनाड्स, रियल एब्सोल्यूट ट्रुथ, बहुत सारी बातें थी, लेकिन उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कैसे किया जाए, प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे किया जाए मनुष्य के ऊपर, ये कोई विधि नहीं बताते थे, कोई टेक्निक नहीं देते थे। इसके विपरीत भारतीय दर्शन में ऐसा था। तो अगर धर्म का वैज्ञानिक पक्ष नहीं है, साइंटिफिक प्रैक्टिकल अप्रोच उसमें नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ मान्यता है, तो फिर बिना विज्ञान के अभाव में, ड्यू टू लैक ऑफ साइंस, दैट रिलीजन इज ब्लाइंड, वो सिर्फ अंधविश्वास को फैलाएगा। वह धर्म सिर्फ अंधविश्वास को ही फैलाता रहेगा। ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी। और साइंस को अगर रिलीजन और मानवीय रहस्य, एक्चुअल क्या धर्म है, अगर उसका साइंस को टच नहीं मिला, गाइडेंस नहीं मिला, तो वह लंगड़ा हो जाएगा। कितना भी बन जाए, लेकिन वह लंगड़ कर, मानवता लंगड़ती रहेगी। मानवता कितना भी टेक्निकल डेवलपमेंट हो जाए, मानवता जो ह्यूमैनिटी है वो सफर करती रहेगी, वो पीड़ित होती रहेगी।
इस कारण से अस्तित्ववादी दार्शनिकों ने साइंस और टेक्निकल डेवलपमेंट के अगेंस्ट भी बातें बोली, बातें कही, और उन्होंने एहसास कराने का प्रयास किया, लोगों को यह महसूस अनुभव कराने का प्रयास किया कि टेक्निकल डेवलपमेंट के कारण, साइंटिफिक डेवलपमेंट के कारण इतने बड़े बड़े बम बनाए गए, इतने बड़े बड़े तोपें बनाई गई, फाइटर प्लेन्स बनाए गए, लेकिन नतीजा क्या निकला? मानवता की हत्या, मानव की दुर्दशा, मानव की दुर्दशा, यही तो नतीजा निकला है। और क्या निकला है? इसीलिए ये जो दार्शनिक थे, यह साइंटिफिक डेवलपमेंट के अगेंस्ट थे कि हमें इससे इतना सारा जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, उस समय में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो बड़े असंतुष्ट थे कि अगर न्यूक्लियर साइंस नहीं आया होता तो हिरोशिमा नागासाकी में इतने लोग नहीं मरते, क्योंकि साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं हो रही है। साइंटिफिक डेवलपमेंट से मनुष्य का विकास नहीं हो रहा है, मनुष्य सुखी नहीं हो रहा है। सत्य ये है, कुछ पूंजीपति लोग हैं वही सुखी हो रहे हैं बस। ऐसी विचारधारा रखते थे ये अस्तित्ववादी दार्शनिक, ऐसी सोच रखते थे। श्री श्री अरविंदो ने भी, महर्षि अरविंदो, पीछे 15 अगस्त को उनका जन्म दिवस था, तो महर्षि अरविंदो, श्री श्री अरविंदो, वो क्या कहते हैं कि मनुष्य का विकास कैसे होगा, वसुधैव कुटुंबकम का लक्ष्य कैसे मिलेगा। वसुधैव कुटुंबकम मतलब संपूर्ण वसुधा, यह पृथ्वी, यह विश्व, यह संसार एक कुटुंब के समान हो जाए। लेकिन कुटुंब तो बहुत छोटी सी चीज है। कुटुंब के अंदर 5, 6, 10 मेंबर हो सकते हैं, 12 मेंबर हो सकते हैं, बहुत। सबको ले ले, दादा दादी, पोता पोती, चाचा चाची, ताऊ ताई, सबको अगर ले लिया जाए तो जो एक हिंदू फैमिली होता है, हिंदू यूनाइटेड फैमिली जो होता है, उसके अंतर्गत बहुत सारे सदस्य होते हैं। तो परिवार में फिर भी परिवार कितने संख्या हो जाएगी? कम से कम 4, 3 या फिर 10-12 लोग हो सकते हैं। तो क्या दुनिया बहुत छोटी हो जाएगी? जी नहीं, दुनिया छोटी नहीं हो जाएगी। परिवार की विशेषता क्या है? परिवार की विशेषता है कि परिवार में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का ख्याल रखता है। परिवार में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का ख्याल रखता है, यह परिवार की विशेषता है। यह परिवार की विशेषता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का ख्याल रखता है। लेकिन यही सोच अगर विश्व में प्रत्येक मनुष्य के भीतर आ जाए कि वह प्रत्येक मनुष्य के प्रति पारिवारिक संबंध जैसा व्यवहार रखे और उसकी वैसी ही चिंता करे, चिंतन करे जैसे किसी पारिवारिक सदस्य का किया जाता है। अगर किसी पारिवारिक सदस्य ने खाना नहीं खाया तो परिवार के दूसरे लोग चिंतित होने लग जाते हैं कि भाई हमारे इस परिवार के सदस्य ने खाना क्यों नहीं खाया। वैसे ही मनुष्य एक दूसरे की चिंता करे, एक दूसरे का ख्याल रखे, तो यह विश्व परिवार के समान होगा। वसुधैव कुटुंबकम का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। लेकिन वसुधैव कुटुंबकम का लक्ष्य पूर्ण हो, इसके लिए श्री श्री अरविंदो कहते हैं कि मानवीय चेतना का विकसित होना जरूरी है, और वह बिना योग के संभव नहीं है। मानवीय चेतना का विकसित होना जरूरी है और वह बिना योग के संभव नहीं है। इस प्रकार से कहा गया। वसुधैव कुटुंबकम कब स्थापित होगा? तो अरविंदो ने कहा कि जब विश्व जनसंख्या के 75% लोग, 75% महिलाएं पुरुष सब, अगर वो योग मार्गी हो जाएं, अगर वो इवॉल्व कर जाएं, स्पिरिचुअली इवॉल्व कर जाएं, उनकी चेतना विकसित हो जाए। इवोल्यूशन और इन्वोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड थ्योरी ऑफ इन्वोल्यूशन, अरविंदो के इंटीग्रल वेदांता में
का यह विषय है, श्री श्री अरविंदो के इंटीग्रल वेदांता का यह विषय है। तो अगर 75% जो मनुष्य जाति है वो इवॉल्व कर जाए, विकसित हो जाए, उसकी चेतना विकसित हो जाए, उसकी बुद्धि विकसित हो जाए, तो फिर कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है, कोई भी बात फिर डरने वाली नहीं है। फिर वसुधैव कुटुंबकम आ जाएगा कि मानवीय चेतना विकसित होगी। फिर चाहे साइंटिफिक डेवलपमेंट भी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? अगर वैज्ञानिक विकास भी हो जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है? होना चाहिए वैज्ञानिक विकास, लेकिन वैज्ञानिक विकास अगर मानवीय चेतना जागृत नहीं है तो वैज्ञानिक उपकरणों का या वैज्ञानिक विकास का दुरुपयोग ही होता रहेगा। दुरुपयोग ही होता रहेगा और लोग मरते रहेंगे। मानवता बार बार रोएगी, मानवता बार बार चीखेगी, बार बार खून की नदियां बहेंगी। और बार बार राजनीतिक लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए लाखों की जिंदगियां बर्बाद करेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन बनी रहेगी और बिना मानव चेतना के उभरे, बिना मानव चेतना के विकसित हुए, मानव के बिना विकास के यह जो वैज्ञानिक खोज है या टेक्निकल डेवलपमेंट है, चाहे युद्ध के लिए हो चाहे अन्य चीज़ों के लिए हो, वो हमें ज़्यादा फल देने वाले नहीं है, कोई लाभ देने वाले नहीं है, उल्टा ये नुकसान करने वाले। इसीलिए अस्तित्ववादी दार्शनिकों ने साइंटिफिक डेवलपमेंट का भी विरोध किया। ऐसा नहीं कि साइंटिफिक डेवलपमेंट मतलब कि वो विरोध कर रहे हैं, कहने का मतलब कि जब तक मानवीय चेतना ही विकसित नहीं हुई है तो वैज्ञानिक डेवलपमेंट तो फिर गलत हाथों में जाएगा और उसका दुरुपयोग ही होता रहेगा, जो कि उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में देख लिया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो हमें यह विषय अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो इस कारण से विज्ञान का विरोध उन्होंने किया, ना कि वो, क्योंकि आधुनिक लोग थे, विज्ञान का विरोध क्यों करें, क्यों वैज्ञानिक टेक्निकल डेवलपमेंट का क्यों विरोध करेंगे, लेकिन आवश्यकता थी मानव के विकास की, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए उन्होंने विज्ञान का भी विरोध किया, साइंस का भी विरोध किया, साइंटिफिक डेवलपमेंट को भी प्रोटेस्ट किया। ठीक है, तो चलिए हम इस पर विचार करें, इस बात को समझें कि विज्ञान का भला विरोध अस्तित्ववादी दार्शनिकों ने क्यों किया। अब हम आगे चलते हैं आपकी टिप्पणियों पर, आपके कमेंट्स पर। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। जागृति पाटिल जी, योगेश खैरनर जी, कमलेश खैरनर, मंथन देवड़ा, निशांत कश्यप, जी क्या सन मेंबरशिप में खेचरी मुद्रा, शक्तिशालिनी मुद्रा, महामुद्रा, महाबंद, महाप्राणायाम, ये जो प्रश्न है ना ध्यान योग से संबंधित, ये आप व्यक्तिगत रूप से पूछिए, आपको उत्तर दे दिया जाएगा। हाँ, गहरे ध्यान में उतरने के लिए हठ योग का अभ्यास कराया जाता है, क्योंकि ये हठ योग, पहली बात, जब आप प्रश्न कर रहे हैं निशांत कश्यप जी, तो आप ये भी जानते होंगे कि हठ योग क्या है और राजयोग क्या है। जब आप ये प्रश्न कर रहे हैं कि खेचरी मुद्रा, शक्ति चालनी मुद्रा, महामुद्रा, महाबंद, महावेद, प्राणायाम प्लस, अब प्राणायाम क्या चीज होती है और कुंभक क्या होता है, कुंभक और प्राणायाम में अंतर क्या है? ठीक है, त्रिबंध प्लस प्रणव का इकट्ठा अभ्यास कराया जाता है, जी हाँ कराया जाता है। ठीक है, लेकिन आपको जो भी ध्यान योग से संबंधित प्रश्न करने हैं वो आप व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे, आगे से ऐसे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाएगा और रिपीटेडली पूछा जाएगा तो ब्लॉक किया जाएगा। ठीक, चलिए।
तो ये बात हम समझकर चलें। लाइव क्लास में किस शास्त्र के किस श्लोक में लिखा है, शास्त्र में लाइव दिखाकर समझाया भी जाता है जी। जी हाँ, बहुत कुछ समझाया जाता है लाइव दिखाकर, रेफरेंसेस दिए जाते हैं। ठीक है, आगे से आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे कि जिस विषय पे चर्चा चल रही है उस विषय से प्रश्न करेंगे। कल भी मैंने इस चीज को देखा था, अन्यथा हो सकता है कि आपके प्रश्नों का उत्तर ना दिया जाए। स्मिता सावंत जी, शिखर शर्मा जी, नवज्योति नाथ जी, अवधेश कुमार जी, नरेंद्र माकोड़े, मिथिलेश सिंह, विक्रम सिंह, विष्णुचंद्र मौर्य, और स्पेशली मैं आपसे कहूंगा ध्यान योग संबंधित जो भी आपकी क्वेरी है, इसलिए बार बार आपको नंबर दिया जाता है कि आप ध्यान योग ज्वाइन करना चाहते हैं या ध्यान योग के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क करिए। ये कहा जाता है, तो आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझा दिया जाएगा कि कोर्स कैसे चलता है, किस ढंग से चलता है, किस तरह से चलता है, क्या दिया जाता है। चलिए, और यहां पर हो सकता है कि उसकी पूर्ति ना हो, आप प्रश्न पूछ लीजिए, उत्तर मिल जाएगा, उत्तर गलत भी ना मिलेगा लेकिन फिर भी वो उसमें पूर्णता नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो मैसेज कर कर आप प्रश्न पूछिए, बताया जाएगा आपको। नरेंद्र माकोड़े जी, मिथिलेश सिंह जी, अवधेश कुमार जी, विक्रम सिंह, विष्णुचंद्र मौर्य, कन्हाई कुमार, चितरंजन बरुआ, अमन कक्कड़ जी, गोविंद प्रसाद नीमा जी, पलकधारी जी, राजू पाल, जे जायसवाल, सतीश मास्टर, श्वेता राय सिन्हा जी, विनोद के सूद। ठीक, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, कल का मेरा आंसर कौन सा प्रश्न था? प्रश्न ही नहीं पता तो हम आंसर कहाँ से देंगे? सविता नायक जी, बिमला शाह जी, घनश्याम सरोदे, मनोज साइन, प्रेम सागर यादव, नूतन भट्ट, रतन सिंह, एके त्यागी, खिम सुनार, रूपलाल विश्वकर्मा जी, संतोष गुप्ता, पांडुरंग वराले, रामविलास जी, प्रियमबदा गुप्ता जी, अजय जोहराम जी। ध्यान योग से हमारे पूर्वजों से बातचीत हो सकती है। देखिए, ध्यान योग का यह उद्देश्य नहीं है कि आप अपने पूर्वजों से बातचीत करें। फिर आपने एक व्यक्तिगत प्रश्न कर दिया, इसलिए मैं कहता हूं जो प्रश्न पर्सनल है उसे पर्सनली पूछिए। और ध्यान योग का उद्देश्य जो है पूर्वजों से बातचीत करना नहीं है। अजय जोहराम जी, ध्यान योग का जो उद्देश्य है वो पूर्वजों से बातचीत करना तो बिल्कुल भी नहीं है। बाकी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, और क्या संभावना है इस बारे में आप व्यक्तिगत रूप से आएंगे, अपनी आइडेंटिटी के साथ आएंगे तो बताया जाए। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि उसके लिए आपकी पहचान हमें पता होनी जरूरी है कि आप कौन है। ठीक है, और आपको इस प्रश्न की क्या आवश्यकता है। कितनी बार बताया गया कि ध्यान योग का उद्देश्य क्या है? स्वरूप की उपलब्धि, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। ध्यान योग का उद्देश्य है प्रकृति के रहस्य प्रकट होना। और अगर आपका यह प्रश्न प्रकृति के रहस्यों के अंतर्गत ही आ रहा है तो आप उसका उत्तर समझ लीजिए फिर कि मैं क्या कहना चाहता हूं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि ध्यान योग का उद्देश्य पूर्वजों से बातचीत करना, तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब आप कौन से पूर्वज से बातचीत करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, यह आपका व्यक्तिगत मामला है। हर व्यक्ति तो ऐसा प्रश्न नहीं कर रहा, और हर व्यक्ति का यह उद्देश्य भी नहीं है कि उसे पूर्वजों से बातचीत करना हो। ध्यान योग लोग कर रहे हैं, लेकिन उनका यह उद्देश्य नहीं है कि उनको पूर्वजों से बातचीत करना है। ठीक है, तो ध्यान योग का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि पूर्वजों से बातचीत हो जाए। बाकी अगर आप व्यक्तिगत रूप से प्रश्न पूछेंगे तो मैं कुछ इस बारे में जरूर आपको बताऊंगा। दयानंद जी, भगवती पटेल, हीरालाल यादव, प्रमोद कश्यप, और दोबारा रिपीट होगा आपके द्वारा, ऐसे प्रश्नों का रिपीटिशन होगा तो निश्चय ही उन लोगों को प्रतिबंधित किया जा सकता है।
प्रमोद कश्यप, सत्य मार्ग बड़ा अति कठिन है, बिरला चले कोई। अमन जी, चंद्र कला यादव, प्रणाम जी। प्रभुदत्त शर्मा, सावित्री मोरवाल, जीते जी, पूछते नहीं। जी हाँ, सावित्री मोरवाल जी ने कहा है कि पूछने वाली बात पूछते नहीं है, क्योंकि उनका उद्देश्य उत्तर को प्राप्त करना नहीं है, उनका उद्देश्य प्रश्न बनाना और प्रश्न पूछना है। ठीक है, इसीलिए जिस विषय पे चर्चा चल रही है उस विषय पे प्रश्न करें तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों का उद्देश्य, उनको उत्तर भी नहीं चाहिए, उनको बस प्रश्न बनाने हैं और पूछने हैं, और उनको लगता है कि भाई ये सबके पढ़ते हैं तो हमारे भी प्रश्नों का उत्तर देंगे। लेकिन जो व्यक्तिगत प्रश्न है वो व्यक्तिगत रूप से ही उत्तर मिलाएगा। जैसे ध्यान योग कोर्स में क्या बताया जाता है, क्या नहीं बताया जाता है, आपको करना है ध्यान योग कोर्स तो आप संपर्क कीजिए, आपको बताया जाएगा उसमें क्या बताया जाता है, क्या नहीं बताया जाता है। ठीक है, आपको डिटेल सारी दी जाएगी। ठीक है, हाँ, यहां पर आप अगर पूछेंगे ये ऐसे बताया जाता है, वो ऐसे बताया जाता है, तो आपको कभी भी कंप्लीट आंसर मिलने वाला नहीं है। जैसे इन्होंने पूछा है कि पूर्वजों से बातचीत है, तो मैंने कह दिया कि ध्यान योग का तो उद्देश्य नहीं है पूर्वजों से बातचीत करना। लेकिन फिर भी अगर व्यक्तिगत रूप से अगर आपने संपर्क किया, पूछा, तो उसके बारे में कुछ बातें बताई जा सकती। ठीक है, चलिए, तो ठीक है, कभी लाइव चर्चा में हम चर्चा करेंगे इस विषय पर, पूर्वजों से बातचीत और क्या। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। बिल्कुल सावित्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि पूछने वाली बात पूछनी चाहिए, जो लगे कि हाँ ये तुक वाली बात है, ढंग की बात है, तो पूछने वाली बात जरूर पूछनी चाहिए। चलिए, कोई बात नहीं, फिर भी चर्चा होती है, लाइव चर्चा में चर्चा तो होनी चाहिए, कुछ ना कुछ चर्चा तो बढ़ती है आगे। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। तो कल फिर हम मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में, अलग विषय के साथ। कुछ दार्शनिक विषयों पे हम भारतीय दर्शन पे भी चर्चा करेंगे, पाश्चात्य दर्शन के कुछ विषयों पर हमने चर्चा की है, आगे भी करेंगे पाश्चात्य दर्शन के कुछ विषयों पर, ऐसी बात नहीं है। और भारतीय दर्शन के भी कई विषय हैं, शास्त्रों के कई विषय हैं, उन पे चर्चा होती रहती है, और भी कई विषय हैं, अनंत हैं, तो चर्चा तो होती रहेगी। और कई विषयों पे चर्चा हो चुकी है, लोग उस पर भी फिर से प्रश्न करते हैं, तो अच्छी बात है प्रश्न करना, तो चर्चा उस पर भी आगे बढ़ेगी। तो चलिए, अभी हम इस कार्यक्रम को यहाँ विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का, जुड़े रहें, बने रहें, साथ में आगे बढ़ते रहें, और भारतीय दर्शन अध्यात्म के इस प्रचार में सहयोगी बने किसी न किसी रूप में। तो बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।